Hello student, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. This is the ninth lecture of rotational dynamics and in this lecture we are going to learn about conical pendulum. और आज हम conical pendulum के सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे what is simple pendulum, what is conical pendulum and their definition and what are the dynamics यानी various forces acting on the conical pendulum when the conical pendulum perform horizontal circular motion and the conical pendulum in inertial and non-inertial frame of reference, and we are going to derive the expression for time period and frequency of conical pendulum. And also we are going to discuss the factor on which the time period of conical pendulum is depend. So these are the topic which we are going to discuss today. Okay. तो बच्चों आओ देखते हैं कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम क्या है ये. ठीक है, जब हमने वर्ड यूज़ किया पेंडुलम तो क्या दिमाग में आया आपके, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में आई? मेरे ख्याल से आप घड़ी के घंटे के बारे में सोच रहे होंगे. बहुत सी घड़ी में घंटा होता है, ऑसिलेट करता रहता है, हम उसको पेंडुलम कह सकते हैं. बट सिंपल पेंडुलम नहीं, पेंडुलम बोल सकते हैं. जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, तो उसे हम पेंडुलम कह सकते हैं. जैसे कि मान लो कि ये मेटालिक रॉड है, ठीक है, अगर ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है तो हम इसको बार पेंडुलम कहेंगे. तो ये तो हो गया पेंडुलम. तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम जैसे एक छोटा सा मेटालिक बॉब, यानी लोहे की गोटी कह सकते हैं आप, ठीक है, एक रस्सी से बांधा हुआ और वो ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो, तो इसको हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम. ये देखो, एक रिजिड सपोर्ट से, एक स्ट्रिंग से यानी रस्सी से बंधा हुआ मेटालिक बॉब और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल पेंडुलम. फिर हम कोनिकल पेंडुलम किसे कहेंगे? यही सिंपल पेंडुलम जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, यानी इस तरह से घूमेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोनिकल पेंडुलम. तो कोनिकल पेंडुलम में दो वर्ड आया, एक तो पेंडुलम और दूसरा कोनिकल. तो इससे हमको ये बात समझ में आती है यहाँ कोन जैसा कुछ हो रहा है, यानी जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ऐसा कोन जैसा बन जाता है, ये कोन बनाता है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते ये कोन डिस्क्राइब करना शुरू करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम. तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने देखो, ये देखो, मान लो ये स्ट्रिंग, रस्सी, ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट से यहाँ टाई कर दिया, बांध दिया, और ये यहाँ पे मैंने एक गेंद लटकाया हुआ है. तो इस गेंद के बदले क्या होगा? मेटालिक, स्मॉल मेटालिक स्फीयर, टाइनी, ओके. और जब ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. तब ये क्या है? सिंपल पेंडुलम है. लेकिन अब यही बॉब जब इस तरह से यानी हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आप देख सकते हो ये जो रस्सी जो है एक कोन जैसा बनते चली जा रही है. When this bob is perform horizontal circular motion, then the string describe a cone, then this is called conical pendulum. तो मेरे ख्याल से अब आपको पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम ये समझ में आ गया होगा, मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है. इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, यही बात लिखी हुई. क्या है डेफिनेशन? मैं इसलिए लिख देता हूँ, कभी कभी बहुत से बच्चे सर नोट्स, सर इसका डेफिनेशन, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया हूँ. ये देखो, व्हाट इज पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम? अ टाइनी मास, यानी इसके बदले टाइनी यानी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, स्मॉल कॉल्ड बॉब, जिसे हम वो मेटालिक स्फीयर को हम बॉब कहते हैं. अ टाइनी मास कॉल्ड बॉब कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस. ये देखो, ये रस्सी देखो, ये फ्लेक्सिबल है, कैसे भी मुड़ सकती है. मासलेस यानी इसका वेट कुछ भी नहीं है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, और इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी भी नहीं है. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, इसको आपने लटका दिया, इज कॉल्ड पेंडुलम एंड विच इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. ओके,
तो एक छोटा सा मास एक रस्सी से बांधा हुआ है, आपने इसको लटका दिया, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, हो गया, ये सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, रटने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देख लो डेफिनेशन, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज अ सिंपल पेंडुलम, मतलब ये सिंपल पेंडुलम तो है ही। इट इज अ सिंपल पेंडुलम which is given such a motion, इसको इस तरह से मोशन दो, which is given such a motion that bob describe a horizontal circle, यानी ये जो गेंद है, ये जो बॉब है, मेटालिक स्फीयर है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, एंड स्ट्रिंग, और जो रस्सी है, इट डिस्क्राइब्स अ कोन, ये कोन जैसी बनती चली जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो डेफिनेशन देख लिया आपने सिंपल पेंडुलम का भी, कोनिकल पेंडुलम का भी, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब हम इसके जो है डायनेमिक्स देखते हैं, और हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस acting on the pendulum when the pendulum describe a horizontal circle, and pendulum in conical pendulum in inertial as well as in non-inertial frame of reference। तो बच्चों आओ देखते हैं dynamic parts and what are the various forces which is acting on the conical pendulum। okay, तो मान लो कि अभी आपने देख लिया कोनिकल पेंडुलम क्या है, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, और यहाँ से जो है इस स्ट्रिंग में हमने एक बॉब जो है फिक्स कर दिया, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। और जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। तो उस वक्त जो स्ट्रिंग है, इसका सिचुएशन कैसा होगा, ये देखो, स्ट्रिंग जस्ट इट इज डिस्क्राइब अ कोन, ठीक है, हो गया ये कोनिकल पेंडुलम। तो हमको ये देखना व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। तो अब तो ये पेंडुलम की पोजीशन यहाँ पर है, पेंडुलम मतलब यहाँ पर आ गया जब ये कोनिकल पेंडुलम बन गया है, तो ठीक है। तो जितने पोजीशन से आपने दूर किया इसको मेन पोजीशन से, तो मतलब एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है हमेशा की तरह, एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स एम जी, यानी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका कुछ ना कुछ मास तो है, उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो रस्सी है जिससे ये पेंडुलम बंधा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वेट है इसका। तो इस रस्सी पर एक तरह का टेंशन है, एक तरह का फोर्स है, टेंशन, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो टेंशन टी। ओके, देन अगेन टेंशन टी इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, फिर टेंशन टी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो ये थीटा, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी हो जाएगा थीटा, तो थीटा की तरफ टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर हो गया टी साइन थीटा। तो दीज आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम व्हेन पेंडुलम परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मतलब बच्चों ये जो फोर्सेस है, ये जो हमने बोला टेंशन टी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, तो इसका मतलब सर टी कॉस थीटा, अरे ये फोर्स है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, मतलब ये फोर्सेस की पॉसिबिलिटी है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान दो। देखो, जब ये लटका हुआ है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे या ना करे, भाई एम जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे एक्ट करेगा ही, यानी रस्सी अगर टूटी तो ये नीचे गिर जाएगा। ओके, ऐसे भी गिर जाएगा, चाहे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो भी गिर जाएगा अगर रस्सी टूट गई तो। दूसरा, अगर ये फोर्स कम होते होते फाइनली कहीं ना कहीं जब ये रुकेगा तो लास्ट में वापस आ जाएगा बीच में मेन पोजीशन पे, मतलब इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, देन इस रस्सी के ऊपर टेंशन टी है, अगर ज़्यादा तेज़ फोर्स लगाएंगे तो बॉब ऊपर भी जाने का चांसेस है। तो मतलब ये जो हम बोलते हैं टेंशन टी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, तो ये जो फोर्सेस है टेंशन टी, जो इस रस्सी के ऊपर जो फोर्स है, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है, यानी उस तरफ भी चांस है ऊपर भागने का पेंडुलम का अगर फोर्स ज़्यादा हुआ, और अगर धीरे धीरे फोर्स कम हुआ तो ये पेंडुलम जो है वापस से मेन पोजीशन पर भी आ सकता है। तो बच्चों ये था डायनेमिक्स। अब साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कोनिकल पेंडुलम इन इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो बच्चों एक और डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ इस बात को समझाने के लिए। ये देखो, ये हो गया हमारा पेंडुलम व्हेन इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन, इट बिकम्स अ कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो पेंडुलम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। वेरियस फोर्सेस एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम and tension T along the string, T resolved in two component, T cos theta and T sin theta.
तो t cos theta it is in the upward direction and t sin theta it is towards the mean position. ओके तो बच्चों इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हुआ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लो कि ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है। जैसे कि मान लो एक झूला है, इस तरह से गोल गोल घूम रहा है और झूले पे बैठा नहीं है, पर्सन जो है बाहर खड़ा है। तो जब वो बाहर खड़ा है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस पर्सन को किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होगा नहीं। वो सिचुएशन हो गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यानी ये सारे फोर्स बॉब पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन t cos थीटा अपवर्ड, t sin थीटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन जब यही सिचुएशन में मान लो कि ऑब्जर्वर इस झूले में बैठ गया है और अब ये जो है झूला जोर जोर से घूम रहा है इस तरह से, अब उसके ऊपर भी एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी उस पर्सन पर बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज mv स्क्वायर अपॉन r एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज द सिचुएशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम when it is in the inertial frame of reference and which is in the non inertial frame of reference। ठीक है, तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होता है? इट इज टूवर्ड द सेंटर। तो हम बोलेंगे टी साइन थीटा विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड सेंटर। बट जब वो बाहर की तरफ है तो हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैल्यू तो वही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक है, तो बच्चों ये देख लिया आपने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमको लास्ट में इसके बेस पे इक्वेशन सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसके जो है डेरिवेशंस देखेंगे। नाउ ओके स्टूडेंट्स, सी द एक्सप्लेनेशन। नाउ कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m and having a string of length L and with angle theta. The string describe a horizontal circular motion of radius r. When a string describe a horizontal circular motion, its experience of various forces. The number one, the weight mg which is in the downward direction, and number two, tension T which is along the string. तो सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? नंबर वन, weight mg which is in the downward direction, and number two, tension T, tension T, it is in the upward direction but along the string. Okay, now you can see the tension T can be resolved in two component. टेंशन T को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये थीटा, तो इसके अपोजिट जो एंगल, अपोजिट एंगल थीटा। तो टेंशन T इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। तो कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा बोलो? तो T cos थीटा, T cos थीटा, थीटा की तरफ T cos थीटा, और T cos थीटा पे परपेंडिकुलर T sin थीटा। मतलब बॉब की इन दोनों डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो वी कैन राइट द टेंशन T कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। T कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। आपने देख लिया, नंबर वन T cos थीटा, T cos थीटा, it is in the upward direction, it is in the upward direction, and number two, T sin theta which is horizontal towards center, which is in the horizontal direction but towards the center. The string perform horizontal circular motion with constant angular velocity omega. Now you can see in the diagram the T cos theta which is vertically upward and mg in the downward direction. मतलब दोनों opposite direction में, T cos theta ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, so that we can say that T cos theta can be balanced by mg. यानी
ये फोर्स ऊपर ये नीचे दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है, तभी तो बॉब जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। क्योंकि अगर टी कॉस थीटा ज़्यादा हुआ तो बॉब ऊपर की तरफ भाग जाएगा, अगर एम जी ज़्यादा हुआ तो बॉब नीचे चला जाएगा। तो हम वी कैन से अगर बॉब सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली टी कॉस थीटा को एम जी ने बैलेंस करके रखा है, मतलब टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। एंड वी कैन राइट द सेंटेंस टी कॉस थीटा कैन बी बैलेंस्ड बाय वेट एम जी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन राइट टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। तो टी cos theta which is equal to mg, it is equation number 1. And another force t sin theta, now you can see that t sin theta which is towards the center, ये सेंटर की तरफ है, तो कौन सा फोर्स हुआ, t sin theta provides necessary centripetal force। भाई सेंटर की तरफ है तो कौन सा फोर्स होगा, भाई ये बात तो आपको पता ही है, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ, बाई चांस अगर फोर्स कम होता चला जाएगा तो फाइनली ये बॉब आके यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब इस बॉब के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और वो है टी साइन थीटा, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी कैन से द टी साइन थीटा, दिस कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी साइन थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, देन वी कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टी साइन थीटा which is equal to centripetal force, and we also can write t sin theta which is equal to mv square upon r, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो दैट यू कैन राइट t sin theta upon t cos theta which is equal to, ये वाला वैल्यू मैं लेता हूँ m r ओमेगा स्क्वायर एंड अपॉन m इंटू जी। अब जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही कैंसिल करते हैं, t एंड t गेट कैंसिल, m एंड m गेट कैंसिल, ठीक है। g को ऊपर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, r को नीचे भेज देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, g इंटू साइन थीटा एंड अपॉन r इंटू cos थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ऊपर हम लोग आ जाते हैं, तो बच्चों ये आपको मिला यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी इंटू साइन थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो बच्चों हमको आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, क्या फार्मूला है देखो जरा आप लोग, कि साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है आपको, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो साइन थीटा का अपोजिट साइड कौन है, आर, आर एंड हाइपोटेन्यूज ये डायगोनल, इसका वैल्यू कितना है एल, तो आर अपॉन एल। तो आपको मिला साइन थीटा विच इज इक्वल टू आर अपॉन एल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर विच इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा। ओके, दिस वैल्यू ऑफ आर वी आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। आर की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे और हमको मिल जाएगा जी साइन थीटा अपॉन, आर की जगह क्या लिखूं बोलो, एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। Sin theta and sin theta get cancel and we get omega square is equal to g upon L cos theta. Therefore omega is equal to under root g upon L cos theta, ठीक है। तो ये हमको एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया। लास्ट ईयर के डेरिवेशन में लीनियर वेलोसिटी भी निकाला था, हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस ईयर लीनियर वेलोसिटी नहीं पूछा है तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बच्चों अब ओमेगा का वैल्यू हम जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गोल घूम रहा है ना, तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ ये एंगुलर है बट बेसिक फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इतने टाइम में ये एक बार पूरा डिस्क्राइब करता है, पूरा हाफ डिस्क्राइब किया तो कितना 180 पाई
फुल सर्कल डिस्क्राइब किया तो कितना हो गया 2 पाई, यानी पूरा डिस्टेंस कितना कवर करता है 2 पाई अपॉन टी विच इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा का वैल्यू आपको मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इससे पहले भी हम फॉर्मूले में देख चुके हैं, तो हम ओमेगा की जगह रखेंगे इट इज 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल इंटू कॉस थीटा। ओके, हमको तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन चाहिए, इसको रेसिप्रोकल कर लो, ऊपर लेके जाओ टी को, तो आपको मिलेगा टी अपॉन 2 पाई, तो इसको भी ऊपर लेके जाओ अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। We also can find the frequency of conical pendulum. As you know that the formula for the frequency is equal to n is equal to 1 upon t. ठीक है, तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन में लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन पूरा t का वैल्यू क्या है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, सो दैट यू विल गेट योर फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो बच्चों आपने देख लिया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। या आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, और या तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और बीच बीच में जो बातें हैं वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, इसमें जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, उसके बेस पे लास्ट में एक इक्वेशन लिखा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बेस में जो बेस पे जो बात यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो कि मान लो अगर ये कोनिकल पेंडुलम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन जो झूले पे बैठा हुआ है वो भी वहाँ पर है, तो वो भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने बताया था आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या आप बोल सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अब इस सिचुएशन में व्हेन इट इज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एट दैट टाइम यू कैन से दैट द टी साइन थीटा, this is the component of tension and which is equal to mr omega square. ओके, तो ये लास्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। और बच्चों इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आ सकता है अलग से 2 मार्क्स का, जैसे कि आपने अभी टाइम पीरियड का डेरिवेशन हमने सॉल्व किया। क्या डेरिवेशन हमारा टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या आया है बताओ। आपको टाइम पीरियड का डेरिवेशन मिला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन आया। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ टाइम पीरियड विच डिपेंड्स ऑन, यानी टाइम पीरियड का कौन कौन से फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड है। तो इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, आप सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, टाइम पीरियड्स डिपेंड्स ऑन acceleration due to gravity, and time periods also depends on angle, ठीक है। यानी कितने एंगल, कितना दूर ये जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कितने नज़दीक। जाहिर सी बात है, एंगल जितना ज़्यादा होगा तो पेंडुलम उतना दूर होगा और उसको उतना बड़ा सर्कल डिस्क्राइब करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एंगल जितना छोटा होगा तो उतना छोटा सर्कल डिस्क्राइब करेगा तो उसको टाइम भी कम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं द टाइम पीरियड इट्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 length of the pendulum. Length of pendulum, the time period is directly proportional to square root of its length. And you also can write number 2, the time period is also depends on acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, the time period is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. And finally
the time period is also directly proportional to square root of cos theta. These are the factors on which time period is depend. और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का। ओके तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कोनिकल पेंडुलम के बारे में। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं जो है टॉपिक जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उसके बेस पर जो क्वेश्चन नीट और जेई में एग्ज़ाम में बनते हैं वो भी मैं सॉल्व करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, यही नहीं कि नीट और जेई में बस उतना ही क्वेश्चन है, नहीं और भी क्वेश्चन है। 11th का सिलेबस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो भी सारे क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, लेकिन उसकी थ्योरी जब बात आएगी, थ्योरी के इन्फॉर्मेशन की नीट का लेक्चर्स जब आप देखेंगे तो नीट के लेक्चर्स मैं भी देखता हूँ और उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो लोग जो है उसमें ज़्यादा वक्त जो है थ्योरेटिकल पार्ट पे निकाल देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पार्ट पे जो है काम बहुत कम होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो आपको इसी लेक्चर से यूज़ करना है जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ। देन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो नीट के प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि वो इन्फॉर्मेशन हमने अपने रेगुलर लेक्चर में नहीं गेन की है, हमको नहीं पता, तब मैं उसके जो है इन्फॉर्मेशन उस लेक्चर में दूंगा। अदरवाइज जो लेक्चर हो चुका है, जिसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसके ऊपर तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा। हाँ, और मैं रेफरेंस के लिए बोल दूंगा कि आपको अगर इसकी थ्योरी समझना है तो आप इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर ये रोटेशनल डायनेमिक्स का जाके देखो, वहाँ से आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ मैं जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम धीरे धीरे सब लेके चलते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, अदर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी करो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी करो। ओके, तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ। गुड बाय।